नमस्कार। आज के मेरे पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो श्री मदन मोहन छाबड़ा। आजकल उनके पास दायित्व है चेयरमैन 48 कोर्स मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आती है। वो उनको हेड कर रहे हैं और साथ में कुछ ही दिनों पहले उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिस मुद्दे पे आज हम उनसे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। उनका उनको हरियाणा प्रदेश का सह संयोजक लगाया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक, पैन इंडिया नेशन वाइड डिस्कशन पे है। और आज हमारे बीच में एक बड़े ही इसके जानकार श्री छाबड़ा जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि वो आज हमारे दर्शकों के साथ इस विषय पे काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। तो मिस्टर मदन मोहन छाबड़ा, मैं आपका अपने पॉडकास्ट पे स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हों। नमस्कार। धन्यवाद। देखिए, आजकल इस देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं और देश इस समय एक उस दौर से गुजर रहा है जिस समय देश के अंदर ये कहा जा रहा है कि देश को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। और निर्णय किस कदर होगा, कहाँ होगा, जब आपके पास एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्हीं का एक पहल, जब उन्होंने सोचा कि देश कैसे आगे बढ़े, तो हमारे यहाँ इलेक्शंस को लेके बहुत बातचीत होती है और सारा साल कहीं ना कोई इलेक्शन लगे रहते हैं। तो उस विषय को लेके तब शायद सरकार ने या सभी पार्टीज ने इस पे मंथन शुरू किया और एक निर्णय पे वो पहुंचे कि क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन पे बात की जाए। और उसके तहत उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी के हेड बने। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही बनता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा, सरकार को ये क्यों सोचना पड़ा कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए अब। देखिए, ये जो सरकार ने सोचा, पहली बार सोचा ऐसा नहीं है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है वो ही ऐसी है। आप ये देखिए कि जो पहले के 3 चुनाव हुए हमारे 1967 तक, जो देश की जो तरीका था चुनाव का, वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने का ही तरीका था। जी। इवन यहाँ तक कि जो कुछ 7 स्टेट पहले 1966 तक बने, उसके अंदर जो सरकार बनाई गई, उन सरकारों को कुछ समय के बाद भंग करके और एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा के साथ उनका चुनाव कराया गया। जी। इस लेवल तक जो है, इस बात के ऊपर एक बिना लिखी सहमति थी सारे देश के अंदर। जी। ये संविधान की मूल भावना है। जी। लेकिन वो 1967 के अंदर 66 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो उसके बाद सरकारों को गिराने का, बचाने का, बदलने का वो एक सिस्टम शुरू हुआ। जी। उससे ये चीज इतनी आगे बढ़ गई कि पिछले 30 बरस से, जैसा कि आपने कहा कि देश के अंदर हर वक्त चुनाव की बात होती है, बिल्कुल। तो पिछले 30 बरस से कोई बरस ऐसा नहीं गया जिस समय कोई प्रमुख चुनाव नहीं हो रहा। जी। जी। तो ये जो स्थिति है, इसके आने के पीछे जो कारण कुछ भी है, आज उनकी चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। जी। लेकिन इससे क्या हुआ देश जी। के अंदर, और इससे किस किस ने, इस पे 1988 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि आप इकट्ठे चुनाव क्यों नहीं कराते। जी। अच्छा, कमाल की बात देखिए, इकट्ठे चुनाव करने का मतलब कितना है। हम्म। इस बार हरियाणा के अंदर हमारे जी। अभी चेयरमैन मेयर के चुनाव हुए हमारे, उसके अंदर हमने सारे चुनाव के अंदर 2 ईवीएम मशीन रखी हुई थी। ठीक। एक मशीन एक बॉक्स में, दूसरी मशीन दूसरे में। आप एक के अंदर चेयरमैन के लिए चुनाव का निर्णय दे रहे थे, दूसरे के अंदर जो आपका म्युनिसिपल काउंसलर है उसके लिए आप वोट दे रहे थे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बस एक साथ चुनाव कराने का लोकसभा और विधानसभा में, कि आपने 2 ईवीएम हाँ। रखनी है। बिल्कुल यही मतलब बात। ये इतना सिंपल है कि 2 ईवीएम रखना, और सारे देश का जो चुनाव है और सारे देश की जो संरचना है, जो राज्यों के अनुसार, जैसे अब हरियाणा की अगर हम बात करें, जी। तो पिछले 1 साल से हम चुनाव में हैं। जी।
पहले हमारे अप्रैल के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, अक्टूबर के अंदर हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, जी। और फिर अब मार्च के अंदर हमारे मेयर के और चेयरमैन और म्यूनिसिपल काउंसिल्स के नगर निगम के, जिन्हें हम कहते हैं, बिल्कुल। वो चुनाव हुए। बिल्कुल। तो 1 साल से हम चुनाव में लगे हैं। हम्म, अब इस चुनाव के अंदर क्या हुआ कि आचार संहिता लग गई। सारा का सारा जितना हमारा रिसोर्स है, चाहे वो पॉलिटिकल रिसोर्स है, जी। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे सीएम हैं, चाहे मंत्री हैं, जो सारा पॉलिटिकल एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जी। वो इन्वॉल्व हैं कि चुनाव हो रहे हैं। जी। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है सारा हमारा, जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सारा इसमें लगा है। और समाज जो है वो ये सारा तमाशा देख रहा है कि एक चुनाव हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, और चुनावों के प्रति जो हमारे लोग हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनकी उदासीनता ऐसी हो गई कि तीसरा चुनाव आते आते सोनीपत के अंदर 28% वोटिंग हुई। बिल्कुल। बिल्कुल। नगर निगम के चुनाव में 28% वोट होना, जिसके अंदर 75, 78, 80% तक वोट हमारे हरियाणा के अंदर होते थे, इतनी उदासीनता वोटर्स की होना, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है? ये तो एक एस्पेक्ट है। अब इसके अब जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको कहीं पे आप ड्यूटीज लगाते हैं उनकी चुनाव के अंदर, कहीं उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में भेजते हैं कहीं देश के हिस्से में, और देश के दूसरे हिस्से से वो हमारे पास आते हैं। अब चुनाव के अंदर 28 दिन आचार संहिता के, उसके अलावा जो सारी तैयारी है, मतलब कम से कम 6 महीने का एक प्रोसेस है। बिल्कुल। लोगों को ट्रेनिंग देनी, उसके अंदर एक क्लर्क से लेकर और एक ब्यूरोक्रेट तक सब लोग इन्वॉल्व हैं। और इससे क्या होता है कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वहाँ पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन का है एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस हो गया, और जब नेता लोग सब लोग इसमें लग जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री, वो पॉलिटिकल पैरालिसिस हो गया। देश 3 तरह के पैरालिसिस के बीच से गुजरता है। आपके छोटे से छोटा काम, उसका आप कहिए कि एक मजबूरी भी और एक बहाना भी, जी। कि आचार संहिता है, चुनाव के बाद देखेंगे। बिल्कुल। तो इतना बड़ा जो सारे सिस्टम का रुक जाना, सारे देश की डेवलपमेंट का रुक जाना, अब हमारे यहाँ तो चलो 1 साल में हो गए। अब जैसे यूपी के अंदर होना है, यूपी के अंदर लोकसभा का चुनाव 24 में हुआ, विधानसभा का चुनाव 27 में होगा। उसके अलावा निगमों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव, जिला परिषद, ये तो चलते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो वो कभी 2 साल में आ गए। अब इसमें आपको कोई निर्णय लेना है तो सामने चुनाव को देख के निर्णय लेंगे। आप कोई निर्णय ऐसा नहीं ले सकते जो देश के भले में हो, लेकिन जिससे आपको ये लगता हो कि आपके वोटर नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात इसमें। बिल्कुल ठीक। तो ये इस तरह की चीजें जब होती हैं, आप कभी देश को निर्णायक स्थितियों में ला ही नहीं पाते, क्योंकि सारे साल जब चुनाव हो रहा है, हर समय जब देश के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाते। ठीक। बिल्कुल ठीक बात। अब तो इसके अंदर, हाँ, हाँ, मेरा मेरा यहीं से आगे सवाल, फिर सवाल से सवाल निकलता है। देखिए, ऐसा है मदन जी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर ये इस तरह की परिस्थितियों को सब देख रहे थे, हम्म, देख भी रहे हैं, और सबसे बड़ी उदासीनता जो मुझे नजर आने लगी, क्योंकि हमारा देश सबसे यंग नेशन माना जाता है, यस, और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले शायद मैंने ये उनको कहते हुए भी सुना कि अब वो चाहते हैं कि ये जो यूथ है वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी आ गया है। और ये दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं कि जहां वोटिंग परसेंटेज आप बता रहे हैं कि 27% तक पहुंच गई, और उदासीनता वहां नजर आ रही है, और वहां देश ये चाह रहा है कि वो एक लीड ले। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब सरकार किस तरीके से इसको करने का सोच रही है, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो हमारे राज्यों की सरकार हो, वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर, क्योंकि अब इसका प्रैक्टिकल रूप आना शुरू हो गया है यार, हर कोई चाह रहा है, क्योंकि डिबेट हो रही है पूरे देश में। तो ये कैसे हो पाएगा और कैसे इसको सोच रही थी, इस पे बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा था। देखिए, पहले हम इस पे चर्चा करें। एक सबसे मुख्य विषय जो इसके अंदर है, जी। वो अभी पीछे छूट गया हमारा, जी। और वो है एक्सपेंसेस। जी। मैं अब उस पे चुन आता मैं उस हाँ, पे आता हाँ, जो हाँ, मैं उस चुनाव पे का आता। इतना बड़ा खर्च है, जी। जी। जहां से सारे रास्ते निकलने हैं, जी। यूथ के लिए भी, देश के लिए भी। जी। हम अपने जीडीपी का, आपको एक मोटा मोटा आकलन बताता हूं मैं।
2019 के अंदर 66,000 करोड़ रुपया चुनाव पे खर्च हुआ, जी। लोकसभा चुनाव पे। ठीक। और 2025 के जो 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर जी। 1.25 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1,34,000 करोड़ रुपया उसके अंदर खर्चा खर्च हुआ। हुआ। यानी एक चुनाव से दूसरे चुनाव आते आते वो डबल हो गया। डबल हो गया। हम्म। और इन 5 सालों में अगर सभी विधानसभाओं के जो चुनाव हुए राज्य के, उसका खर्च अगर गिने तो वो 4,10,000 करोड़ का। वोपिंग। और अब इन 4,10,000, हमारी जीडीपी क्या है? 44 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। यानी हमने 5 साल के अंदर जो पर एनम हमारी जीडीपी है उसका 10%, यानी 2% हर साल हमने जीडीपी का एक खर्च कर दिया। अब वो मेरे से एक मीटिंग के अंदर मैं था, तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने एक बात बोली कि ये जो सारा पैसा आया तो समाज में, किसी ने टेंट वाले को दिए, किसी ने साउंड वाले को दिए, किसी ने खर्च किया वोटर्स के ऊपर, पैसा तो नहीं, ठीक है, रोटेट हुआ, मार्केट में आ गया। हाँ। लेकिन मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा कि आप किसी कॉमर्स के विद्यार्थी से, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी से अगर इस पे बात करें तो वो आपको बताएगा कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और देश की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो पैसा ग्रो होता है वो 0.3 से 0.4% के रेट पे ग्रो होता है। जी जी। और जब आप जीडीपी के अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं अपने, तो आज हमारी जीडीपी की ग्रोथ 6.7%। ठीक है जी। तो आप इसको इस तरीके से सोचिए कि आपने अपने पैसे की एफडी करानी है, तो आप उसे 6.5% पे कराएंगे या आधे % पे कराएंगे? करेक्ट। तो देश की ग्रोथ का जो इंजन है, जिस पैसे से रोड्स बनेंगी, जिस पैसे से इंडस्ट्री चलेगी, जो हम अपने यूथ को कहीं ना कहीं उसको स्टार्टअप्स के लिए दे सकते हैं, हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लो इंटरेस्ट पे हम उन यूथ को जो है किसी न आगे ले जा सकते हैं, गरीब लोगों के लिए मकान बना सकते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, हम एजुकेशन के ऊपर। ये इतना बड़ा पैसा है कि अगर ये हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में लग जाए तो देश का कितना बड़ा भला होगा जी। तो इस तरह की वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए जी भी ये अति आवश्यक चीज है। जी, बिल्कुल ठीक, आपने ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि ये एक रोटेशन है। पर इससे दोबारा सवाल यही उठता है। हाँ, जो आपका प्रश्न था, हाँ वो आके अब सामने खड़ा है। हाँ, हाँ, कि इसे करेंगे कैसे, करें, है ना। उससे पहले मुझे लगता है कि हमें इसके अंदर ये भी सोच आनी चाहिए कि करने के फायदे तो हो गए, अब इसके करने से नुकसान क्या होगा। जी जी। अब ये बहुत जगह, ये सबसे बड़ा मेरा प्रश्न होता है जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ कि आप इसका नुकसान आप बताइए। जी जी। तो अधिकतर लोग तो इसके ऊपर कभी मुझे कोई नुकसान नहीं गिना पाते, तो फिर मैं खुद ही बोलता हूँ कि कुछ दलों का, क्योंकि अपोजिशन को बहुत बार सिर्फ अपोज करने के लिए वो अपोज करते हैं, तो उनका अपोजिशन का होता है कि इससे छोटे दलों को नुकसान होगा। बड़े दलों को जब लोग वोट देते हैं तो वो फिर छोटे दल को वोट नहीं देंगे, नीचे के, अगर ऊपर लोकसभा का होता है विधानसभा के अंदर। लेकिन उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है सारे देश के अंदर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उड़ीसा राज्य है जी। पिछली 4 बार से 5 बार से चुनाव इकट्ठे होते हैं वहां पर, विधानसभा और लोकसभा के। और कमाल की बात देखिए कि ऊपर तो लोकसभा के अंदर तो हमारे मोदी जी, बीजेपी जो है वो चुनाव जीत के आती है, अधिक सीटें लेके आती है, और विधानसभा में नवीन बाबू जीत के आते रहे। जी। और इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली है, एक छोटा सा राज्य देश का। उसके अंदर यहां तक कि विधानसभा के अंदर 67 सीट 70 में से एक पक्ष को दिए गए, और लोकसभा में 7 की 7 सीटें दूसरे पक्ष को जितवा दी गई। ये वही जनता थी, और 6 महीने के कम से अंतर के अंदर ये चुनाव हुए। ये तो एग्जाम्पल आपने वो दिया जिसमें एक पार्टी एक जगह पावर में है, दूसरी पार्टी रिप्लेस हो रही है, ऑपोजिशन पावर में आ रही है। पर आपके पास एक पंजाब का भी तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पे दोनों पार्टियां दोनों जगह परफॉर्म, दोनों अलग पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर ये स्वस्थ डेमोक्रेटिक सिस्टम का इससे बड़ी उदाहरण नहीं हो सकते कि लोगों ने जो सोचना है या जो उनके लिए अच्छा करना है उनको देंगे ही देंगे। हाँ,
मतलब ये हाँ, तो छोटी पार्टी एक तरह से लोगों के चिंतन पे प्रश्न उठाती है, जी जी जो जी। जो मुझे नहीं लगता कि हम्म, हमारे लोग, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारी डेमोक्रेसी इतनी परिपक्व हो चुकी है आज के समय में बिल्कुल कि उसे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हमें वो चीजें ठीक करनी है जो कानून की मूल भावना के अंदर जो चीजें थी। जी जी अब इसके अंदर इसके एक जो अमेंडमेंट हुई है, जी। जो हमारे रामनाथ कोविंद जी ने जो एक अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट। सजेस्ट किया है जी। कानून के अंदर, ऐसी दो कमेटी बनी है देश के अंदर। अच्छा। जो एक ने तो कानून में अमेंडमेंट का सुझाव दे दिया, वो अमेंडमेंट जो है वो जेपीसी को दे दी गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो संसद की, बिल्कुल। वो उसके ऊपर डिस्कशन कर रही है। ठीक। एक दूसरी कमेटी बनी है, अच्छा। उसके अंदर शिवराज जी चौहान उसके अध्यक्ष हैं, जी माननीय सुनील बंसल जी जी। जो हमारे भाजपा के महामंत्री हैं, वो इस सारे विषय को, ये कमेटी जो है पब्लिक डिस्कोर्स में ला रही है, ठीक है। जिस कमेटी के अंदर हरियाणा के अंदर मैं इसे को हेड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो कमेटी है इसका काम यही है कि इस विषय को हम पब्लिक डिस्कोर्स में लाएं, ठीक है। इसके अच्छे और बुरे पक्ष के ऊपर, हर पक्ष के ऊपर हम्म, कहीं ना कहीं बातचीत हो। बिल्कुल। उसके बाद जो निकल के आए इसके अंदर, जो मंथन हो, वो समाज सोचे कि इसमें अच्छा क्या है। बिल्कुल। किसी एक पक्ष के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे पक्ष के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे देश के लिए क्या अच्छा है। जी 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 और ये मूल भावना इसकी यही है। जैसे अगर मेरे से आप पूछें, जी जो कि ये आपने कहीं ना कहीं अपने प्रश्न में रखा होगा कि बीजेपी को इससे क्या फायदा है, जी लेकिन अगर मैं, मेरा मानना हो, मेरे से कोई पूछे, तो मेरा मानना ये है कि इससे बीजेपी को नुकसान जी है एज ए पार्टी। जी। इसके अंदर भी मैं हरियाणा का एग्जांपल आप देता हूँ, बाकी सब लोग बाकी सारे देश से उस एग्जांपल को कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हरियाणा के अंदर लोकसभा विधानसभा चुनाव इकट्ठे होते हैं, तब की परिस्थिति क्या होती। छोटी सी बात, मोदी जी को हम लोग 10 रैली करने के लिए वो हमारे विधानसभा चुनाव के अंदर आए हरियाणा के अंदर। जी अगर ये दोनों चुनाव इकट्ठे होते तो क्या वो 3 से ज्यादा रैली कर पाते। जी। अब छोटे दलों को क्या बेनिफिट है, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी हैं, उनका कंसंट्रेशन सिर्फ बंगाल में है, जी उनको तो असर नहीं है, उनको तो बेनिफिट है कि मोदी जी वहां पर सिर्फ 5 या 7 रैली करेंगे, वो 50 करेंगे। जी हरियाणा के अंदर चौटाला जी को तो फायदा है जी कि यहाँ मोदी जी 3 रैली करेंगे, वो 50 रैली करेंगे। जी। तो इससे तो छोटे दलों को फायदा होना है। दूसरी छोटे दलों की बात है कि पैसे की बात, हम्म, जब चुनाव इकट्ठे होंगे तो पैसा तो आधा हो गया, हम्म, जो बिल्कुल। एक्सपेंसेस हैं वो तो बिल्कुल कम हो गए। हम्म, तो बड़े दल को या रूलिंग पार्टी को तो पैसे का बहुत ज्यादा क्रंच नहीं होता, हम्म, उसको तो लोग भी डोनेशन देने वाले बहुत हैं और रिसोर्सेज उनके पास अच्छे हैं। छोटे दलों के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा का डोनेशन नहीं है, जी तो जी उनको तो इसका फायदा है हर तरीके से। जी। और ये सही मायने में जो इसका है, अब वो विरोध करने का उनका कारण कुछ भी हो, हम्म, लेकिन सही मायने में तो ये छोटे दलों की फायदेमंद चीज। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या मदन जी आप मुझे बता सकते हैं, जब ये हम इम्प्लीमेंटेशन की पोजीशन पे आएंगे तो कुछ के तो कार्यकाल बढ़ सकते हैं और कुछ के कार्यकाल कम हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो इम्बैलेंस है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो बड़ा, उसी चीज का अमेंडमेंट आया, जी। जो अमेंडमेंट के अंदर पहली बात हम्म, कि कहीं भी कोई चीज संवैधानिक रूप से, हम्म, चाहे वो केंद्र की जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा, जी। केंद्र की जो ताकत है, राज्य की जो ताकत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है जी। सिर्फ एक टाइम हो जाएगा कि अगर 24 में चुनाव हुए तो बाकी सब चुनाव 29 में होंगे, फिर उसके बाद वो 34 में होंगे। और अगर इस दौरान कोई सरकार गिर जाती है, जी पहले तो सरकारों को गिराने उठाने का जो सिस्टम है जी। वो अब बहुत कम हुआ है। मेरे ख्याल से पिछले मुझे तो याद नहीं दस पड़ बारह रहा है। साल के अंदर कोई याद नहीं। सरकार अगर गिराई गई तो मुझे शायद कहीं नहीं। उसमें, और उससे पहले का आपको सारा पता है, जी उसमें कोई वो नहीं। एक ही सरकार अभी मणिपुर की सरकार को खत्म किया गया। अब वही अगर एग्जाम्पल ले लें कि उसका चुनाव होना है, तो एक बाई इलेक्शन नाम की चीज है जी हमारे संविधान के अंदर, वो हम एमएलए या एमपी के लिए करवाते हैं या मेयर के लिए करवाते हैं। जी वो किसी कारण से अगर वो नहीं रहते, कोई उनका प्रतिनिधि या किसी कारण से भी नहीं है, तो बाई इलेक्शन होता है, जो बचा हुआ टाइम होता है। जी। तो ये अब बाई इलेक्शन पूरी सरकार के लिए होगा। मान लीजिए कोई सरकार गिर गई,
2 जी साल बाद गिर गई, तो 3 साल का समय बचा। जी तो अगली जो सरकार चुनी जाएगी वो उस 3 साल के लिए चुनी जाएगी। उसके बाद जब सारे देश के इकट्ठे चुनाव होंगे तो उसके साथ ये चुनाव इकट्ठे होंगे। अच्छा, ठीक तो बात। ये चाहे वो लोकसभा है या विधानसभा है कहीं की, वो सबके साथ ये मूल शर्त। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज हुई जी, कि आपने टाइम फिक्स कर दिया। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत में हो रहा है, इसका एग्जाम्पल दुनिया के अंदर कई देश हैं। ठीक। यूरोप में भी एक देश है जहां पर ये एग्जाम्पल है। उन्हें तो ये पता होता है 5 साल पहले कि उनका अगला चुनाव किस दिन होना है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, हमने फेडरल सिस्टम के अंदर, हमने यूएस डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा देश है। हमको मदर ऑफ डेमोक्रेसी में दो नाम आते हैं, या तो यूएस आता है या इंडिया आता है। तो हमें वहाँ पे भी पता है कि नहीं, मैं ये बिल्कुल ठीक बात मान रहा हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए। आपके सवाल से मेरे अंदर एक कौतूहल हुआ और मैंने सोचना शुरू किया कि अगला इलेक्शन 29 में है। तो 29 में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का समय के बढ़ने की कोई संभावना नजर आती है? नहीं, देखिए, जैसे एग्जाम्पल जो है 27 के अंदर, अगर सरकार, 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के, जी जी अगर 29 में ये सरकार को इसे करना है, जी तो यानी 29 का चुनाव वहां पर 2 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी और 29 में दोबारा होगा। जी लेकिन जहां तक मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो जी। मेरी समझ में जो अभी तक हाँ परिदृश्य आ रहा है, हाँ। उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे जो 6 महीने साल में लोकसभा के चुनाव होंगे 29 के अंदर, उनको 29 में इकट्ठे करवा लिया जाए। जी जी, मुझे मेरा कहने का अर्थ वही था। यस। और उसके बाद जिनका जो जिनकी दूरी है, जी जैसे यूपी की दूरी होगी, जी आपके तमिलनाडु में दूरी होगी, जी कर्नाटक में कर्नाटक में शायद नहीं होगी, तमिलनाडु की दूरी होगी, और जो स्टेट्स होंगे जिनका हाँ, काफी जो समय बड़े बचता इलेक्शन। होगा, उन्हें हम 34 में इकट्ठा कर सकते हैं। जी अगर हम ये कानून को इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से अगले 10 साल के अंदर, 8-9 साल के अंदर सारे देश में एक समय चुनाव हो जाए। मुझे फिर इस चीज से ऐसा लगने लगता है कि आप इसको फेजेस में ले जाने की कोशिश करेंगे, और ये अल्टीमेटली मुझे लगता है आने वाले दो इलेक्शंस के अंदर ये इसका एक स्वरूप जो है कंप्लीट आने तक इसकी संभावना ऐसा नजर आती देखिए, है। मैं मेरे मैं को ये इसके, नहीं कह रहा हूँ हाँ, मुझे कि इसकी कोई जानकारी नहीं नहीं, है। आपको भी नहीं होगी, और मैं भी इस क्वेश्चन से हाँ। जो निकाल पा रहा हूँ, हम्म। क्योंकि ऐसा तो जरूर है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जी। कंट्री का। अगर बीएनएस हमारे देश में आई, और मैं उसके बहुत सारी चीजें देख पा रहा हूँ कि क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? जिन्होंने तो चोरी करनी है वो चोरी तो पहले भी, चाहे आईपीसी में भी वैसी चोरी करते थे और बीएनएस में भी वैसी चोरी हम्म। कर रहे हैं। हम्म। पर जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, हम्म। उसमें पुलिस आ जाती है, जुडिशरी बिल्कुल आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों के अंदर इस चीज का एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि समझना, हम्म। सबसे पहले इसकी समझ। दूसरी बात यह, आपने इसका इकोनॉमिक पोर्शन बताया, और तीसरा जो पहलू है कि इस इलेक्शन को करवाना, हम्म। ये कैसे हो पाएगा? कारण क्या है कि आज के दिन हमारे पास जितनी फोर्सेस हैं, हम्म। उसकी एक बहुत बड़ी मूवमेंट के साथ, क्योंकि आ, इतना बड़ा देश है और विविधता का देश है, कहीं शांति भी है, कहीं अशांति भी है। तो इतनी बड़ी फोर्स की मूवमेंट और मोबिलाइजेशन, उसको आप कैसे देख पाते हैं? क्योंकि हमें पीसफुल इलेक्शन कराना होता है। नहीं, ये तो आप कराते ही हैं। मैंने तो आपको शुरू के अंदर एक बात बोली कि हमें एक मशीन और रखनी है। लोकसभा चुनाव तो आप कराते ही हैं, जी वैसे ही चुनाव चलेगा। इसके अंदर अगर किसी चीज की उतनी मैन पावर रहेगी, जी कोई एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत नहीं। जी। सिर्फ एक ईवीएम आपने एक सेंटर के ऊपर और रखनी है। हम्म, हम्म, आपको अगर उतने ही चरण के अंदर चुनाव कराना है जितने में पिछले बरस हुए थे, तो आपको कुछ ईवीएम नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको उस चरणों को बढ़ाना है कि 7 चरण में पिछली बार हुए थे, इस बार आप 10 चरण में करेंगे, तो उतनी जितना आपके पास इंफ्रा है उतनी ईवीएम से आपका काम होगा। जी। ये तो बहुत ही सिंपल है। इस हम्म, चुनाव के अंदर कहीं भी हम्म, वही जो फोर्सेस हैं जो लोकसभा के चुनाव के लिए लगाई गई है, हम्म, वही विधानसभा में, मतलब एक ईवीएम रखना, और हम्म, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक। उतनी सिक्योरिटी चाहिए, उतना ही सब कुछ चाहिए, और ईवीएम एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, वो कोई वो वो हम तो चरण आप बढ़ा देंगे कि ठीक सात है। से 10 चरण में हो जाएगा। ठीक ठीक जो ठीक। चुनाव जो है आपका 1 महीने के अंदर हो रहा था, ठीक है। वो 1 महीने 7 दिन में हो जाएगा। इतना फर्क इसके अंदर मोटा मोटा आने वाला है। यही चलिए। तो पैसे, समय, एनर्जी
सारा मैन पावर का सेटअप, सारे पॉलिटिकल सिनेरियो का, ठीक यही यही तो बेसिक इसकी सोच है। ठीक और है। अगर हम इसको आगे बढ़ा पाए, जी अगर हम इसके अंदर राज्य सरकारें सहयोग करें, क्योंकि केंद्र के पास प्रीव्यू है लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव कराने का, जी राज्यों के पास चुनाव कराने का प्रीव्यू है उनका नगर निगमों का, निकाय चुनाव का और ग्रामीण निकाय चुनाव का। जी तो अगर राज्य की सरकारें भी तैयार हुई तो ये तो 3 चुनाव एक साथ हो सकते हैं। उसके हम्म, बाद सारा साल, बिल्कुल 5 साल तक आप आराम से देश की प्रोग्रेस पे सोचें, ठीक ठीक डेवलपमेंट पे सोचें, उसकी पॉलिसीज पे बनाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आप एक बात बताइए कि हम, एक पीछे चीज आती है कि चुनाव आ गया 200 यूनिट फ्री, जी चुनाव आ गया फ्रीबीज। हाँ ये फ्री। जी अब वो 5 साल में 3 बार आया तो 3 बार फ्री। तो जो कंक्रीट करना है लोगों के लिए, जो उन्हें उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को आगे लाना है, अगर हम उसके बारे में सोचे 5 साल के अंदर एक बार, तो एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जब ये यूनिट फ्री चल रहे थे बिजली के, कि 200 यूनिट फ्री, 150 यूनिट फ्री, 100 यूनिट फ्री, तो मोदी जी ने बीच में कहा कि हर गरीब घर पे, हर गरीब के घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर लगा दें। जी 25 साल तक वो सेल्फ रिलायंट अपने बिजली के मामले में वो, ये इस तरह की पॉलिसीज को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो देश कहाँ पहुंचेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मान रहा हूँ। पर मुझे कहने का फिर वही बात आ जाती है, आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप जाते हैं, इस विषय पे काफी मंथन भी हो रहा है। अब मैं इसका दूसरा पहलू ये जानना चाहता हूँ कि लोग अब इसको किस नजरिए से देखने लगे हैं। क्योंकि देखिए, कहना आसान है, इट्स अ सिंपल वर्ड, वन नेशन वन इलेक्शन कह दिया, सरकार ने भी सोचा। इसके एक फॉल आउट आपने अभी हमारे को बहुत सारे गिनवाए, इसके सारे पॉजिटिव्स भी आपने गिनवाए, अपने नेगेटिव्स भी कहा, और भी चीजें सोची भी जा सकती है। और क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, उस तरीके से सोचा भी जाएगा, माइनस प्लस कैसे क्या। पर अब लोग इसको किस तरीके से देखने लगे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो आप उसको थोड़ी अच्छी तरह बता भी पाएंगे, और दर्शक इसके लिए उत्सुक भी होंगे इसको जानने के लिए। देखिए, जितने लोगों से मैं मिला हूं आज तक, जी पॉलिटिकली कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं एक पारिवारिक रूप में, जी तो वहां पर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये ठीक नहीं है देश के लिए। वेरी मुझे कोई व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने ये बात कही हो कि अभी हमें इसे नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का ये कहना था कि इसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए, कि ये देश का बहुत बड़े रिसोर्सेज का, हमारी मैन पावर का, हमारी डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन का जी अगर कहीं भला होगा। और ये आपने एक नाम सुना होगा, टीएन शेषन। जी वो चुनाव सुधार की प्रक्रिया तो जब 1952 में पहले चुनाव हुए उससे तब से सतत चल रही है, जी लेकिन 90 के दशक के अंदर जब वो आए तो उन्होंने क्रांति ला दी थी चुनाव सुधार के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। तो जो क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाए थे, ये एक उससे भी बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और इससे जो है एक मूल परिवर्तन हमारे ढांचागत सिस्टम के अंदर आने वाला है। जी और ये बहुत बड़ी जो हमारी डेवलपमेंट की हर्डल्स है कि हर समय चुनाव चलते रहना, जी और उसके कारण सभी कारण हमने गिने हैं, जी चाहे वो धन हाँ की बर्बादी है, समय जी की बर्बादी है, जी या जो कुछ भी है, जी उन सब का हल इसी में है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव इकट्ठे करा दिए जाए, जी और जहां तक संभव हो निकाय के चुनाव भी उसी समय करा देने चाहिए। बिल्कुल। मदन जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे मेरे पॉडकास्ट में इस विषय को लेकर, क्योंकि ये विषय एक ऐसा सजग विषय है जिस पे बहुत लोग मंथन कर रहे हैं, मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे अच्छा कौन होगा जो इस विषय पे बात कर पाएगा। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सौरभ जी। मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसमें लोगों से पूछें कि अगर इसकी कोई कमी हो तो हमें जरूर बताएं, जी ताकि उसको हम लोग आगे पहुंचा के सही जगह से सही इसका सॉल्यूशन ले सकें। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। थैंक यू।